गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की एक्सरसाइज है 1.2। 1.1 हमने ख़त्म कर दी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, निम्नलिखित समस्याओं ये संख्याओं के उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसमें? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो एक से और अपने आप से भाग होती हैं, वो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो हमारी एक से और अपने आप के अलावा किसी और से भी भाग हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, 140, 156, 38, 25, 5005 और 7429। ये 5 पार्ट करने। तो देखिए कैसे करेंगे इनको। इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे हमें, और कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया। 140 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 को सॉल्व किया। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 से सॉल्व करेंगे। 2 सत्ते 14, ठीक है। 0 70 बार चला गया। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 140 के क्या बन गए? जो भी आपने अभी भी लिखे हैं, 2 गुना 2, ये जितने भी हैं ये वाले, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये हो गए। अब 2 गुना 2, 2 गुना 2 का क्या मतलब? 2 की पावर 2, 5 गुना 7। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 दोनों जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको 2 गुना 2 को 2 की पावर 2 भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 140 के जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना था वो हम लिख चुके। बस ये इतना सा हमारा ये यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर इसका बी पार्ट करते हैं। 156 को अभाज्य गुणनखंड पे लिखना है। 2 से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी अभाज्य? 2 से करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, पहली बार हो गया। फिर 2 से दोबारा करेंगे। 2 तिया 6, 2 नाम 18। फिर 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 से अपने आप से जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो 156 के भी हम अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, इनके लिख देंगे। 2 गुना 2 3 गुना 13, 2 गुना 2 3 गुना 13, यहाँ पर लिख दिया। अब 2 गुना 2 को भी हमने पहले क्वेश्चन की तरह क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 का मतलब 2 की पावर 2 लिख दिया, और 3 गुना 13 पीछे लिख ही रहा है हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आप फिर दोबारा से यही काम करने वाले हैं। 38 25 जो है 3825 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो फिर दोबारा से करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, पहली बार सॉल्व हो गया। 3 से फिर सॉल्व कर दिया। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से फिर सॉल्व कर दिया। 5 अट्ठे 40 और 5 25। उसके बाद 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17, 17 अपने आप से जाएगा। सब ध्यान देना है, अभाज्य संख्या से ही करना है, क्योंकि क्या है? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 11, 9 नहीं है, क्योंकि 9 एक से अपने आप के अलावा 3 से भी भाग चला जाता है, तो वो एक भाज्य संख्या हो गई वहाँ पर, ठीक है। फिर 11 अपने आप से जाता है, ये सब एक से और अपने आप से जाते हैं, ठीक है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 15 नहीं आएगा, 15 क्योंकि हमारा 3 से भाग हो जाता है, 17 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 आया, 5 आया और 17 आया, ठीक है। इस प्रकार आपको सिर्फ जो अभाज्य संख्याएँ हैं उनसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्व होके आ गया है। 3 गुना 3 और 5 गुना 5 गुना 17, और 3 गुना 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 5 की पावर 2, क्योंकि 5 गुना 5 का क्या मतलब है? 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 17। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके अगले 2 पार्ट, लास्ट के 2 पार्ट जो इसके हैं वो देखिए। उनमें क्या करना है आपको? 5005 दिया हुआ है, 5005 दिया हुआ है। 5 से सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, 0,
जीरो, 5 एकम 5, 7 से सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7, कितने 3, 7 चौक 28, बचे 2, 7 तिया 21, 143 आ गया। फिर 11 से सॉल्व करेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से सॉल्व करेंगे, 13 एकम 13। तो यहाँ पर क्या बने अभाज्य गुणनखंड आपके 5, 7, 11 और 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। और ये गुना में ही लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। आधे बच्चे क्या करते हैं कि 5, 7, 11, 13 लिख देंगे। ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें कहा गया है गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या हो गया, इनके बीच में गुना आनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी का 7429। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 2 से भाग नहीं होगा। फिर ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, और 13 से भी नहीं जा रहा, 15 से भी, 15 से तो होता ही नहीं, 17 से जा रहा है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम 17 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 17 चौका यहाँ पे 68, ठीक है, 8 बचेंगे, 7 51, और फिर आपके 11 बचेंगे, 7 7 119, फिर 19 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 19 दूनी 38, और 19 57, 23 एकम 23। यहाँ पर आपके ये है कि ये केवल 3 बनेंगे, 17 गुना 19 गुना 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। एक बार इसका पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, पूरे पेज का, और एक बार मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है, और इसको अच्छे से देख लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, देखिए इसमें क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, HCF और LCM, इसके बारे में आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। HCF LCM क्या होता है, तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, ठीक है। तो पहले आपको HCF और LCM निकाल देना है, फिर दोनों की गुणा कर देनी है, और जो दो संख्या दे रखी है उनका गुणनफल निकालना। हम देखेंगे कि जो दो संख्या दे रखी हैं उनकी जो गुणा करके जो आंसर आता है वही आंसर उनके HCF और LCM का भी आता है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन के हमारे पास यहाँ पर है 91 और 26। 91 और 26 को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने उसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए 91 के। 91 जा रहा है 7 से, 7 कम 7, 7 या 21, 13 कम 13, तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 7 गुना 13। फिर मैंने 26 को सोल्व किया, 26 को सोल्व किया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 2 से भाग हो रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 कम 13, तो 2 गुना 13 बन गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हमें HCF निकालना है। HCF क्या निकलेगा, HCF क्या होता है, ठीक है। HCF क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक होता है आपका HCF। तो वो होता क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमें कॉमन मिलता है उस नंबर को लिख देते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं 7 गुना 13 और 2 गुना 13 में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, ठीक है। यहाँ भी 13 आ रहा है और यहाँ भी 13 आ रहा है, तो कॉमन क्या मिला हमें, 13। तो HCF हो गया हमारे पास 13, HCF हो गया 13, क्योंकि दोनों में कॉमन हमारे पास 13 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, और 2 और 7 में क्या है कि यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, बस 13 ही कॉमन मिला, तो HCF हो गया 13। LCM, फिर LCM निकालेंगे। LCM क्या होता है, LCM में हम जो भी नंबर आते हैं सबको ले लेते हैं। जो नंबर एक बार, एक ही नंबर 2 बार आता है तो हम उसे 2 बार ले लेते हैं। एक ही नंबर अगर 3 बार आता है तो 3 बार ले लेते हैं। मतलब जो अदर नंबर हैं एक बार आए वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो नंबर एक जो आपकी नंबर है, कोई संख्या है, वो 2 बार आई या 3 बार या 4 बार, जितनी उसकी घात सबसे ज़्यादा होगी उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, 7 गुना 13 और 2 गुना 13। तो 2 एक ही बार आया है, लिख दिया, 7 एक ही बार आया है, वो भी लिख दिया। अब 13 यहाँ पर क्या आया है, ठीक है। यहाँ भी हाईएस्ट घात कितनी है उसकी, 1 ही है, और यहाँ भी घात कितनी है, 1 ही है, तो 13 को हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, 13 गुना 13 होता 26 में, तो यहाँ पे 13 गुना 13 हो जाता, तो 2 बार 13 हो जाता, तो फिर हम 2 बार 13 लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि 13 की घात 2 हाईएस्ट हो जाती।
अभी सिर्फ एक है तो एक ही लगाएंगे, तो हमारे पास एलसीएम होगा 2 गुना 7 गुना 13, यहाँ पर बन जाएगा। इन दोनों की गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 182, 2 सत्ते 14 और 14 गुना 13 182। एलसीएम हुआ 182 और एचसीएफ हो गया 13। अब इसकी जांच करनी है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, जांच कैसे करेंगे? जांच देखिए, जांच में क्या है, जांच में हमें एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपको याद करना है, आगे भी काम आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। सोल्व करेंगे, जांच कर रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या कौन सी हैं? ये जो रखी हैं आपको, ये दोनों संख्या। तो दो संख्या 91 गुना 26 किया, दो संख्या का गुणनफल 21 गुना 26 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है 13, तो 13 रख दिया एचसीएफ की जगह। एलसीएम कितना है 182, 182 रख दिया उसकी जगह। ठीक है, तो हमने ये देखा 13 गुना 182 करने पर भी 2326 आया, 2366 आया, और 91 गुना 26 करने के बाद भी 2366 आया, मतलब 2366 आया। ठीक है, तो हमारी जांच हो गई कि दो संख्या का जो गुणनफल है वो बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम के। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। इसका 3 पार्ट है, पहला ये मैंने कर दिया यहाँ पर, आप दूसरा कर रहे हैं। दूसरा है 510 और 92, 510 और 92 को सोल्व कर रहे हैं। 510 को सोल्व कर दिया, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 और 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो 510 के फैक्टर क्या बन गए हमारे पास? गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये हो गए। और फिर हम 92 के करेंगे, 92 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 से सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। तो 92 के फैक्टर बन गए 2 गुना 2 और गुना 23। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे है 2 गुना 2 गुना 23, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। तो हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इन दोनों का क्या होगा? 510 और 92 का जो जो आपका कॉमन मिलेगा। कॉमन क्या है इन दोनों में? हम देख सकते हैं, यहाँ पर 23 है, यहाँ पे 23 नहीं, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर 3 नहीं है 92 वाले में। तो क्या कॉमन मिला? सिर्फ 2। 510 में भी एक बार 2 आ रहा है, और 92 वाले में भी एक बार 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। तो एचसीएफ हो गया हमारे पास 2। ठीक है भाई, एचसीएफ हमारे पास 2 हो गया, क्योंकि 2 कॉमन हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम अभी मैंने आपको बताया, एलसीएम में क्या करते हैं, सभी को ले लेते हैं, जितने भी हमारे पास यहाँ पर आए होते हैं और जितने भी इधर आए होते हैं, सबको लेते हैं। लेकिन क्या है कि जिसकी घात ज़्यादा होती है उसको लेते हैं, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 ले लिया, मतलब 2 बार आ रहा है, मतलब 2 की घात 2 हो गई थी, यहाँ पे 2 की घात 2 हो गई थी, और यहाँ पे सिर्फ 2 की घात 1 ही है। तो हाईएस्ट घात जिसकी होगी, जो अधिकतम घात होगी, उसको हम लेते हैं इसके एलसीएम में। तो 2 की पावर 2 ले लिया, मतलब 2 गुना 2 ले लिया, फिर 3 एक बार है तो एक बार 3 ले लिया, 5 एक बार है तो 5 एक बार ले लिया, 17 एक बार है तो 17 एक बार ले लिया, और 23 एक बार है तो 23 एक बार हमने ले लिया। तो ये हमारे एलसीएम में आ गए 2 गुना 2, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। इन सब की गुना करने के बाद आया 23,460, 23,460 आ गया। ठीक है, अब एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब इसकी जांच करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है जांच करो। जांच करनी है, दो संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम निकाल दीजिए। दो संख्या क्या है? 510 और 92। 510 गुना 92 कर दिया, सॉल्व किया, इसको करने के बाद क्या आया? 46,920 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम किया। एचसीएफ क्या है हमारे पास? 2, तो 2 रख दिया एचसीएफ की जगह। एलसीएम क्या है हमारे पास? 23,460, वो रख दिया। ठीक है, इन दोनों की गुना करी। ठीक है, गुना करने पर क्या हो गया भाई? यहाँ पर हमने गुना करने के बाद हमें क्या मिला? यहाँ पर गुना करने के बाद 2 गुना 23,460 के गुना करने पे मिला हमें 46,920। मतलब इन दोनों का गुना करने पर भी हमें 46,920 मिला, और इन दोनों की गुना करने पर भी हमें 46,920 मिला। तो ये हमारी जांच हो गई। ठीक है, जो आपको दी हुई दो संख्या होती हैं उनका गुणनफल करने के बाद भी वही आंसर आता है जो उसके एलसीएम और एचसीएफ का गुना करने पर आता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। सी पार्ट आप इसका खुद से करें,
मैंने 2 पार्ट सोल्व कर दिए हैं, ये पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। ये सी पार्ट है, ये आपको खुद करना है, मैंने लिख दिया है डू योर सेल्फ। ठीक है, 54 और 336 का सेम इसी प्रकार करना है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, एचसीएफ एलसीएम निकालना है और फिर इस फॉर्मूला में रख के उसको जांच करके दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड जो अभी हम करते आ रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चनों में, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। वो हमने अभी निकाले पिछले क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, वहाँ पे हमने जांच भी करी थी, यहाँ पे हमें जांच नहीं करनी है, बस इतना सा फर्क है। तो सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए 2 पार्ट मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। तो सबसे पहले 12, 15, 21, 13, 17, 23 और 29, 8, 9 और 25। तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, 12, 15 और 21, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करें, कैसे करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक, तो क्या फैक्टर बन गए, 2 गुना 2 गुना 3, और 2 गुना 2 गुना 3 का क्या मतलब हो गया, 2 की पावर 2 गुना 3, क्योंकि यहाँ घात 2 की कितनी बन गई, 2 बन गई, क्योंकि 2 2 बार आया है। फिर 15 को सोल्व किया, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 3 गुना 5 आया इसके फैक्टर में। फिर 21 के फैक्टर निकाले हमने, मतलब गुणनखंड किए, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 21 का क्या हो गया, 3 गुना 7 आ गया। तो एचसीएफ निकालना है, अभी बताया था एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो कॉमन मिलता है, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास, यहाँ भी एक 3 आ रहा है, यहाँ भी एक 3 आ रहा है और यहाँ भी एक 3 आ रहा है, तो सब में एक 3 जो है वही कॉमन मिल रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ बन गया हमारे पास 3, एचसीएफ बराबर 3 हो गया। फिर बात करें हम एलसीएम की, एलसीएम में क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि सभी को ले लेते हैं, लेकिन जिसकी घात ज़्यादा होती है उसको लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 2 बार आया है, ठीक है, 2 की घात क्या है, 2, तो 2 की 2 गुना 2 2 बार ले लिया हमने इसको, 2 की पावर 2 ले लिया हमने इसको। 3 एक बार आया तो 3 एक बार ले लिया, 5 एक बार आया वो ले लिया, और 7 एक बार आया तो वो भी ले लिया। 7 एक बार आया है, 5 एक बार आया, 3 एक बार आया है, ठीक है, तो मतलब एक बार आने का मतलब है 3 की घात 1 ही है, हाईएस्ट घात को लेते हैं हम, जो सबसे अधिकतम घात होते हैं। 3 की घात 1 अधिकतम है, और 5 की घात भी 1 अधिकतम है, 7 की घात 1 भी अधिकतम है, लेकिन 2 की पावर 2 अधिकतम है। तो 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब हमने 2 गुना 2 हमने यहाँ पे लिख दिया था, बाकी सब 3 गुना 5 गुना 7 लिख रखा है। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये आ गए हमारे पास एलसीएम में, इनकी गुना कर दी, गुना करने के बाद आ गया 420, 2 दूनी 4, तिया 12, पंजे 60, 60 गुना 7 तो कर दिया हमने 420। तो एचसीएफ एलसीएम आ गए, इतना ही करना बस। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, 17, 23 और 29। 17 का करेंगे, 17 एकम 17 एक बार ही जाएगा, 23 से अपने आप से ही जाएगा, 23 एकम 23, 29 भी अपने आप से ही जाएगा, 29 एकम 29। तो 17 के फैक्टर बने 17 गुना 1, 23 के बने 23 गुना 1, 29 के बने 29 गुना 1। तो सब में कॉमन क्या मिल रहा है, क्योंकि सब अपने एक से और अपने आप से भाग होते हैं, तो सब में कॉमन क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। एक तो सभी में कॉमन होता ही है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक आ रहा है, यहाँ भी एक आ रहा है, यहाँ भी एक आ रहा है, तो एचसीएफ हो गया 1। ठीक, और एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, 17, क्योंकि 1 की घात 1 ही है, 17 की घात भी 1 ही है, 23 की घात भी 1 ही है, वो भी ले लिया, और 29 की घात भी 1 ही, अधिकतम घात 1 ही है। सबकी अधिकतम घात क्या है, 1 ही है, तो सबको एक एक बार लिख दिया। तो इन सब की गुणा करने के बाद आएगा 11,339। तो एलसीएम बन गया 11,339। ठीक है, 2 पार्ट कर दिए, और जो है सी पार्ट इसको अपने आप करना है, डू यूर सेल्फ। ठीक है, 2 पार्ट कर दिए, थर्ड पार्ट ये वाला आपको खुद से करना, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, वो आपको खुद से कर लेना है। सेम इसी प्रकार एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड जैसे मैंने बताया है, और कोई विधि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन देखेंगे, यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, इन जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसका मतलब है 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम निकालना है इन दोनों संख्याओं का। 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ दे रखा है। तो जो अभी हमने फॉर्मूला जांच करी थी उससे हम सवाल करेंगे।
पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या लिख दी। तो सूत्र क्या था हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, ये फॉर्मूला था, बस कर दीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्या को गुणनफल कर दिया 306 गुना 657, और LCM गुना HCF। LCM हमें निकालना है और HCF हमें दे रखा है कितना 9, ये दे रखा है 9, तो HCF की जगह 9 रख दिया, बस अब सॉल्व कर दिया। तो क्या होगा यहाँ पर 306 गुना 657 तो वही रहेंगे, और जो 9 है वो बटे में चला गया, 9 से काट दिया 306 को, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो 34 गुना 657 कर दिया तो आ गया 22,338। तो LCM आ गया हमारे पास 22,338। किसका LCM, इन दोनों संख्याओं का जो आपको दे रखी थी। ठीक है, तो इसलिए लगा दिया, 3 बिंदी लगा दी हमने। 3 बिंदी का क्या मतलब होता है, इसलिए होता है, मैंने पहले बता दिया है, 1 2 3, इन 3 बिंदी का मतलब क्या होता है, इसलिए। इसलिए LCM 306 657, मतलब 306 और 657 का LCM क्या है 22,338 है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला में वैल्यू रख देनी है, दो संख्याओं का गुणनफल कर दिया, 9 से भाग कर दिया, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है पेपरों में। अगला, ठीक है, 6 क्वेश्चन करेंगे। 5वां क्वेश्चन गलती से लिखा नहीं गया है यहाँ पर, 5वां हम बाद में करते हैं। 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, पहले 3 गुना में है, लास्ट वाला प्लस में है, ध्यान करना है आपको। ठीक है, जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, प्रश्न ये है कि ये और ये एक भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखवाया था इनका फर्स्ट पेज पर। तो वहाँ पर एक थ्योरम लिखवाई थी आपको, एक लाइन थी कि हम हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे काम आने वाली है। देखिए, तो ये जो संख्या है सबसे पहले ये वाली यहाँ पर लिख दी मैंने, इनको सोल्व करें तो क्या आता है 1014। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 करें तो हमारे पास सॉल्व होने के बाद आता है 1014। और 1014 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो आप मैंने निकाल रखा है, देख लीजिए, 2 पंजे 10, ना जाने की 0, 2 सत्ते 14, 3 से सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 नाम 27, 13 से करेंगे 13 एकम 13, 13 तिया 39। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 1014 के ये बने, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर 1014 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13 ये क्या है, ये कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो और 1014 क्या है, यही तो है 1014 जो रकम दे रखी है, इसको गुना करके तो लिख दिया बस मैंने, 1014 कह दीजिए या इसको कह लीजिए, ये क्या चीज़ है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों है भाज्य संख्या, अब क्योंकि इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। लो हमने लिख दिया 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, और ये सब कैसे हैं, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। इसमें दो पार्ट हमें सॉल्व करने, एक तो ये बताना ये भाज्य क्यों है, एक बार ये बताना ये भाज्य क्यों है। तो ये वाला मैंने बता दिया यहाँ पे, आगे लिख भी दिया है अगले पेज पर, क्योंकि एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इसके गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड किया, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या ये जो आ रही हैं, तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए अगली जो इसका पार्ट है वो यहाँ पे है, देखिए। तो 1014 को हमने लिखा 2 गुना 3 13 गुना 13 ऐसे करके, क्योंकि 1014 के गुणनखंडों में सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 1014 के गुणनखंडों में सभी अभाज्य संख्याएं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। 1014 के गुणनखंडों में सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 1014 एक भाज्य संख्या है। ठीक है,
1014 क्या है, एक भाज्य संख्या है, या ये कह सकते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ये भाज्य संख्या क्यों है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 1014 ही है। गुना करके इसको सॉल्व करें तो उसको, ठीक है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये आए, तो ये एक भाज्य संख्या है। फिर इसी प्रकार दूसरी संख्या दे रखी थी हमें, इसी प्रकार 7 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसको सोल्व करें तो आता है 5045। इन सब की गुना करें एक तक और 5 उसमें जोड़ दें तो बनता है 5045। तो 5045 के मैंने अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो 5 से सोल्व किया मैंने उसको, 5 कम 5 0, 5 ना जाने की 0, 5 नाम 45, ठीक है। और फिर ये क्या है, ये एक आपकी अभाज्य संख्या है, अपने आप सही जाएगी। तो 1000 जो आपका यहाँ पर दे रखा है 1009, ये अपने आप सही जाएगा। तो 5 और 1009 इसके अभाज्य गुणनखंड बने किसके, 5045 के। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए 5045 के अभाज्य गुणनखंड कहाँ बने हैं, 5 गुना 1009। तो मैंने फिर लिख दिया है क्योंकि 5045 के अभाज्य गुणनखंड में सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये एक से और अपने आप से भाग होती हैं, ठीक है। इसलिए जो ये संख्या जो क्वेश्चन था ये वाला 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। ये क्या संख्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया था, 6 पहले हो गया था, गलती से 6 लिख गया था वहाँ पर। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी भी दी गई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या किसी भी दी गई प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई प्राकृतिक संख्या n है, संख्या दे रखी है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें सॉल्व करके बताना है, मतलब आपको ये लिख के बताना, जो मैंने लिखा है ना इसको ही ध्यान रखना, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होती है तो वह 2 से भाग हो जाती है, 5 से भाग हो जाती है। जैसे यहाँ पे मान लो ये संख्या 0 पे समाप्त हो रही है, 1 10 है, तो 2 से भाग हो जाती है, 5 बार कट गया, या 5 से भाग हो जाती है वो 5 दूनी 10, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 5 उसमें गुणनखंड आएगा उसका, ठीक है। 0 पे समाप्त होगी, मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100, यहाँ पे 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो तब भी 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे और कोई भी संख्या हो जिसके पीछे 0 आ रहा हो तो वो क्या है, 5 उसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 जरूर आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यदि संख्या 6 की पावर n किसी n के लिए, यदि संख्या 6 की पावर n किसी संख्या n के लिए का आखिरी अंक 0 होगा, आखिरी अंक 0 होगा, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित जरूर होगी। अगर किसी संख्या के एंड में 0 आएगा तो वो 5 से संख्या जरूर विभाजित होगी। अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए। मतलब अगर हम 6 की पावर n के अगर हम गुणनखंड करें तो उसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए, क्योंकि अगर वो संख्या 0 पर समाप्त होगी तो 5 से भाग होगा, और 5 से भाग होगा तो कहीं ना कहीं 5 उसका गुणनखंड जरूर होगा, तो 5 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं है, और यह संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम 6 की पावर n के गुणनखंड निकालें तो 6 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 गुना 3 की पावर n कर दे सकते हैं हम इसको। 6 क्या लिख देंगे, 2 गुना 3, और उस पूरे की पावर क्या चढ़ा देंगे, n। तो यहाँ पर हम देखते हैं केवल 2 और 3 ही अभाज्य संख्या आती हैं, ये रही 2 और 3, केवल 5 तो आया ही नहीं। 6 की पावर n जो संख्या है, अगर इसके हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने में 2 और 3 ही संख्या आ रही है, 5 आया ही नहीं। और जबकि ये कह रहे हैं कि वो 0 पर समाप्त होगा, तो ऐसी कोई संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। अगर ऐसे की पावर n होगी तो वहाँ केवल और केवल 2 और 3 अभाज्य संख्या आती हैं, 5 आता ही नहीं है, ठीक है। और 0 पर संख्या समाप्त होगी तो 5 से होगा, और 5 इसमें आ नहीं रहा, इसलिए एक ये स्थिति संभव है नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो, अंक 0 पर समाप्त हो, ठीक है भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतना ही है ये क्वेश्चन, आपको याद करना है जितना भी मैंने लिखा हुआ है 5वें क्वेश्चन में, ये सब आपको लिखना है कि 6 की पावर n
के लिए अगर कोई संख्या n के लिए अगर अंक 0 पर समाप्त हो रहा है तो वहाँ पर 5 उसका गुणनखंड होना चाहिए। तो यह संभव है नहीं, क्योंकि 6 की पावर n के अगर गुणनखंड निकालें तो 2 और 3 ही आता है, और 2 और 3 आ रहा है जहाँ 5 कहीं है भी नहीं। तो इसलिए ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार हुआ है, गोल वृत्त बना हुआ है इस प्रकार से पथ। इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसी प्रकार एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलें तो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोबारा कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में कर लिए होंगे, ठीक है। तो आपका दोबारा मिलेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, वो क्वेश्चन जहाँ पर मार्च और परेड वाला क्वेश्चन किया था 1.1 के अंदर, वहाँ पे हमने एचसीएफ निकाला था, वहाँ अधिकतम संख्या निकाली गई थी, स्तंभों की संख्या निकाली गई थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोबारा मिलने के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसके लिए 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इस कंडीशन के लिए 18 का निकाला, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 सोल्व करेंगे, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 18 को सोल्व किया, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 का मतलब है 2 गुना 3 की पावर 2। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें 12 के गुणनखंड क्या निकले थे, 2 गुना 2 गुना 3, और 2 गुना 2 का क्या मतलब 2 की पावर 2। 2 की अधिकतम घात क्या बन गई, 2 गुना 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, मैं एलसीएम के बारे में बता चुका हूँ। एलसीएम होता क्या है, अधिकतम घात वाली नंबर को हम ले लेते हैं, अधिकतम घात वाले को, अधिकतम घात जिस नंबर की होगी, जिस अंक की होगी, तो उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम में हमने क्या किया है, अधिकतम घात वाले ले लिए। 2 की पावर 2 अधिकतम घात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1 घात है, यहाँ की 2 की पावर 2 घात है। 2 की पावर 2 हमने यहाँ ले लिया एलसीएम में, 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 ले लिया। और यहाँ पे 3 की पावर 2 अधिकतम घात है, यहाँ 3 की पावर 1 ही है, ठीक है। तो 3 की पावर 2 भी हमने यहाँ पे ले लिया एलसीएम में। 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुना 3, तो 2 गुना 2, 3 गुना 3, इनकी गुना करने के बाद आता है आंसर 36। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, तो एलसीएम आ गया 36। अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट के बाद वो दोबारा से मिलेंगे। समझ में आ गया नहीं आया। एलसीएम का विशेष जानना, अधिकतम घात वाली नंबर को हम ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गई है आज, कल करेंगे एक्सरसाइज 1.3। जब तक के लिए अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करिए। मेरी प्लेलिस्ट से जितने भी वीडियोज़ हैं सभी को कंप्लीट देखिए, क्योंकि जब तक आप उन वीडियोज़ को पूरा नहीं देखेंगे तो ना तो आपको कुछ समझ में आने वाला है। 10वीं क्लास बोर्ड की है, अब स्कूल कब तक खुलेंगे उसके लिए अगर आप बैठे रहोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में इतना सिलेबस नहीं हो सकता। जो टाइम चल रहा है इस टाइम के अकॉर्डिंग सारी कॉपी कंप्लीट करिए, अपनी सभी क्वेश्चनों को देखिए, सारी वीडियोस देखिए कंप्लीट, एक बार में पूरी वीडियो देखिए। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए वीडियो को बैक करके देखिए, और आपको सारे क्वेश्चन वहाँ से देखकर कंप्लीट करने हैं, समझने। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर ये इस वीडियो में हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फ़ोन पे बता सकता हूँ उसके बारे में सॉल्यूशन कि क्या कहाँ पे समझ में नहीं आया है। लेकिन आप उस चीज़ को उतार जरूर लें अपनी कॉपी में, ताकि आप मेरे से जब पूछें कि सर ये वाले पॉइंट कैसे आया तो मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो सभी वीडियोस देखें, क्योंकि आप व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं वीडियोस पे, मैं बना रहा हूँ लगातार और आप देख नहीं रहे हैं उनको, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप फेल होने का काम कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है और कल करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। धन्यवाद।